स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास में हम पर्यावरण प्रैक्टिस सेट 7 की बात करेंगे बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। इसमें लाटेस्ट 30 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न के आधार पर रहने वाला है। और इसमें वो क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, साथ ही साथ वो प्रश्न भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो रिपीट हो सकते हैं, आपके एग्जाम के डर से संभावित प्रश्न हो सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट चल रही है, जहाँ पे आई बटन पे प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो एक ही छत के नीचे फुल प्रिपरेशन आपको मिलता है पूरे 150 क्वेश्चंस का, क्योंकि यहाँ पे 90+ का स्कोर क्वालिफाइड करने के लिए कंपलसरी है। तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आप लोगों को एंड में कमेंट करके अवश्य शेयर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जो ग्लोब पर जीवन के लिए सबसे हानिकारक होता है? वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, वैश्विक तापमान या परमाणु नतीजा? सभी लोग बताइएगा। यहाँ पिछली बार पूछा गया प्रश्न, सारे हम अंतरिक्ष वाले वो टफ क्वेश्चन करेंगे, वो जीके के प्रश्न करेंगे, वो स्पोर्ट के क्वेश्चन करेंगे जो पिछली बार पूछे गए थे, संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो जो ग्लोब पर जीवन के लिए सबसे हानिकारक होता है वह कौन होता है? परमाणु नतीजा, ये सबसे हानिकारक होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, टीचर्स, ब्रदर एंड सिस्टर, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? 1900, 1905, 1910, 1914 में? जिनको भी पता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन की अगर बात की जाती है तो वह है दोस्तों 1905 अर्थात 1905 में मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन 1905 से प्रारंभ हुआ। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न है, किन में से कौन जो है नासा का प्रायोगिक मंगल हेलीकॉप्टर है? इंजेन्युटी, इंटेग्रिटी, इंटकॉर्न या इंटरप्रेट? सभी लोग बताइएगा, सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। तो नासा का प्रायोगिक मंगल हेलीकॉप्टर अगर पूछा जाता है वह कौन सा कहलाता है? सभी लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे इंजेन्युटी की बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जो पिछली बार आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न था, पूछा गया प्रश्न था कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? और हर प्रैक्टिस सेट में 1-2 राष्ट्रीय उद्यान हमारे होते हैं और हर प्रैक्टिस सेट में नया होता है, यानी 1 नंबर तो ये तो आपका कन्फर्म है कि राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश? जिनको भी पता है कमेंट करिएगा। रा से रणथंभौर, रा से राजस्थान, रा का फैक्टर यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो सभी लोग यहाँ पे माइंड की मेमोरी में एक एक नोट, एक एक टॉपिक्स को अपने को सेव करते जाना है, क्योंकि यही एग्जाम में काम आने वाला है। अगला प्रश्न है, किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? ठीक है, विलयन विलायक आपने पढ़ा होगा। तो विलयन और विलायक ये 2 ऐसे टॉपिक है, ये शब्द है जो एग्जाम में प्रश्न आता है। विलयन विलायक, कौन विलयन होगा, कौन विलायक होगा, पानी में से अगर नमक डाला जाता है तो क्या चीज़ें होंगी, विलयन विलायक, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। तो जिस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है, पेंट पॉलिश, चीनी, इस्पात या सीमेंट पर, किस में होता है? ज़रा थोड़ा अपने माइंड की मेमोरी में जोर दीजिए, ताकत लगाइए और कमेंट करके आंसर बताइए कि जिस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है वह होता है पेंट व पॉलिश। ठीक है, सभी लोग समझ गए। अगला प्रश्न है, किस महानगर को स्मॉगी सिटी के नाम से जाना जाता है? यह स्मॉगी सिटी कहा गया है। दिल्ली, इंदौर, भोपाल, कोलकाता? जी हाँ दोस्तों, स्मॉगी सिटी। सभी लोग बताइए, किस शहर को, किस महानगर को स्मॉगी सिटी कहा गया है? क्योंकि पिछली बार जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे गए थे, तो उन पर भी हमें ध्यान देना, फोकस करना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोलकाता। अगला प्रश्न है जो पिछली बार पूछा गया था कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस विषय को प्राथमिकता दी गई? अर्थशास्त्र, पर्यावरण, भूगोल, इतिहास? अब प्राथमिक स्तर तो ना तो अर्थशास्त्र का, ना ही भूगोल, ना इतिहास से मतलब है, मतलब यहाँ से पर्यावरण, इन्वायरमेंट से। तो प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पर्यावरण विषय को प्राथमिकता दी गई। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। काफ़ी सरल क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है जो 1 नंबर के लिए आपके पर्यावरण पेडागोजी का संभावित प्रश्न हो सकता है कि शिक्षण सहायक सामग्री ईवीएस के, जो आपका ईवीएस होता है, इसके शिक्षण को सुदृढ़ करती है। सुदृढ़ मतलब मजबूत बनाती है।
पाठ्य पुस्तक की सामग्री को बदलना, गृह कार्य को आसान बनाना, बोले गए शब्दों के पूरक, शिक्षकों की गतिविधि को कम करना। तो शिक्षण सहायक सामग्री ईवीएस के शिक्षण को सुदृढ़ बनाती है। कौन बनाती है, सभी बताइएगा। तो वह हमारी कहलाती है बोले गए शब्दों के पूरक होगा, या शिक्षकों की गतिविधि को कम करना, गृह कार्य को आसान बनाना, पाठ्य पुस्तक की सामग्री को बदलना। देखिए यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री को, ईवीएस के शिक्षण को कौन मजबूत करती है? गृह कार्य को आसान बना देना, तो ये भी हो सकता है। शिक्षकों की गतिविधि को कम कर देना, तो ऐसा नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक की सामग्री को बदल दें, ऐसा भी नहीं होगा। तो दो ये ऑप्शन हो नहीं सकते। अब बचता है बी और सी ऑप्शन, गृह कार्य को आसान बनाने या बोले गए शब्दों के पूरक। तो मुझे लगता है सी ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है इन तीनों से, तो सी ऑप्शन सही होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या है? ये लॉजिक होता है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर ना पता हो तो हमें क्या करना होता है, जो डिफरेंट आपको लगे, जो आप ना जानते हो जिस ऑप्शन को, वो ऑप्शन आपको क्लिक करके आना है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, सभी बताइएगा। देखिए अंतरिक्ष स्पेस सेंटर से काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, इंटरनेशनल जीके प्रश्न पूछे गए थे इसरो से। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरुआत की अगर बात की जाती है तो कहाँ से हुआ था? और वह सभी लोग जानते हैं, केरल, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में स्थित है। थुम्बा जो है इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसे हम टेल्स में शुरू हुआ है, जिसे हम TERLS इसका है, और इसको इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि गर्म जलवायु क्षेत्रों में घरों को हल्के रंग में क्यों रंगा जाता है? जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे अत्यधिक गर्मी होती है, उनके हल्के रंग से रंगा जाता है, क्योंकि हल्का रंग सूर्य के प्रकाश को कम अवशोषित करता है, क्योंकि हल्का रंग सूर्य के प्रकाश को कम परावर्तित कर देता है, या क्योंकि हल्का रंग सूर्य के प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है, क्योंकि दीवार पर हल्का रंग बहुत अच्छा लगता है। देखिए गर्म जलवायु है तो साइंटिफिक हमें समझना है, क्योंकि हल्का रंग सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? कम अवशोषित करता है। अवशोषित मतलब खींचना। तब सूर्य के प्रकाश को कम अवशोषित करेगा, यानी परावर्तित ज़्यादा कर देगा। अवशोषित ही कम करता है, तो यह गर्म कम होगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को जितना जो अवशोषित करेगा, जो इलाका, जो क्षेत्र, उसमें ज़्यादा अत्यधिक गर्मी होती है। ठीक है, तो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में हल्के रंग क्यों रंगा जाता है? उसका रीजन फर्स्ट ऑप्शन, सूर्य के प्रकाश को कम अवशोषित करता है, जो हल्का रंग होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में 2024 तक, मई 24 तक में भारत में इसरो के कितने प्रमुख केंद्र हैं? 5, 10, 7, 3, सभी लोग बताइए। वर्तमान मई 2024 तक, कहाँ तक पूछा गया है? मई 2024 तक भारत में इसरो के कितने प्रमुख केंद्र हैं? मई, तो यहाँ पर देखें दोस्तों, टोटल 7 प्रमुख केंद्र हैं। कितने प्रमुख केंद्र हैं? 7 प्रमुख केंद्र। जी हाँ दोस्तों, इसरो देश भर में फैले 7 प्रमुख केंद्र और कई अन्य इकाइयाँ, सुविधाएँ और प्रयोगशाला भी हैं। तो 7 प्रमुख केंद्र हैं, ये अब सेव कर लेना है, ये संभावित प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न है, अधिक सिंचित तथा सघन कृषि वाले भागों की मृदा में प्रायः किसका अभाव रहता है? जिंक, मैंगनीज, ये सभी ये लौह तत्व। देखिए अधिक सिंचित, जहाँ पे अत्यधिक पानी की सिंचाई होती है और सघन कृषि की जाती है, मतलब कृषि का जो बीज बोया जाता है वह सघन पास पास में बोया जाता हो, तो इस प्रकार के मिट्टी में किसका अभाव, यानी किसका कमी रहती है? तो इस प्रकार के मिट्टी में जिंक, मैंगनीज, लौह तत्व, इन सभी की कमी रहती। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में जल संचरण प्रणाली का प्रयोग प्राचीन काल से किया जाता है। खनिज पद्धति का प्रयोग किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु, असम, पंजाब, राजस्थान, पिछली बार पूछा गया प्रश्न। तो भारत में जल संरक्षण प्रणाली का प्रयोग प्राचीन काल से किया जाता है, और खाद्यान्न पद्धति का प्रयोग किस राज्य में किया जाता है? तो वह कहलाता है राजस्थान, याद रखिए, क्योंकि राजस्थान गर्मी इलाका है, जल संरक्षण का सबसे ज़्यादा आवश्यकता उसी राज्य में है। तो ये टॉपिक हमें सोचना, हमारा दिमाग सोचना है कि क्या प्रश्न है, कहाँ से लॉजिक किस प्रकार से फिट हो सकता है, और यही चीज़ हमने माइंड में सेव करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद्य संयंत्र स्थापित है, जयपुर, भोपाल, लखनऊ या अहमदाबाद?
तो महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जो जैविक खाद संयंत्र स्थापित होते हैं वह कहाँ कहाँ पर होते हैं? आपके अहमदाबाद। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी मानव के रहने वाले क्षेत्रों में या उसके आसपास घोंसला बनाता है? तो पक्षियों का घोंसला से संबंधित एक प्रश्न आएगा। क्या वह कबूतर, कोयला, कापर स्मिथ या बुनकर पक्षी? देखिए, ऐसा पक्षी जो मानव के रहने वाले क्षेत्रों में या उसके आसपास अपना घोंसला बनाता है, तो वह कौन सा कहलाता है? सभी लोग बताइएगा, क्या आप जानते हैं? जी हाँ, अगर मानव के आसपास अगर शब्द ऐसा देता पक्षी रहने वाला तो वह कबूतर। देखो, पुराने जो घर रहे होंगे उसमें कबूतर अपना घर बना लेता, घोंसला बना लेता है। जहाँ मतलब गांव होगा वहाँ के पेड़ पौधे पर बना लेता है, ठीक है। तो मानव जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास ही बनाता है। या अधिक अब तो कुआं समाप्त हो गए, नहीं पहले हमारे गांव में जो कुआं होते थे ना, वहाँ पर भी कोई कबूतर नीचे घोंसला बना लेते थे। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? ताप्ती, महानदी, गोदावरी या नर्मदा? तो मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा जिस नदी के समांतर होकर गुजरती है वह कहलाती है हमारी कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। अमरकंटक आपने नाम सुना होगा, कहाँ पर स्थित है? सभी लोग बताइएगा। अमरकंटक जो है किस शहर पर स्थित है? जितने भी जानते हैं ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण क्या है? तो रोग से संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो अनिद्रा से ग्रस्त जो रोगी होते हैं जिनको नींद नहीं आती, उनको तीव्र वृद्धि का क्या कारण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, शोर प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। जिनको नींद ना आना वह होता है शोर प्रदूषण। अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की तीव्र वृद्धि का कारण होता है नींद ना आना, शोर प्रदूषण, अत्यधिक शोर होना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस वर्ष में हैविया ब्रोसिलियंसिस भारत में पेश किया गया और केरल में लगाया गया था? तो ये दोस्तों आपके 1902 की हिस्ट्री है, कहानी है, जब 1902 में हैविया ब्रोसिलियंस भारत में पेश किया गया और केरल में लगाया गया था। 1902 की बात करें। अगला प्रश्न, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं भूमध्यरेखीय वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन या मैंग्रोव वन? समुद्री प्रदूषण के कारण कौन नष्ट हो रहे हैं? तो वह दोस्तों मैंग्रोव वन। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सरोपर है, सरमान है, जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। जिनका भी स्कोर बेटर जाता है, अगर 25 प्लस का स्कोर सभी का आ रहा है, वाकई में आपकी तैयारी बेस्ट हो रही है। आपको 90 से कम आने की कोई नहीं रोक सकता, क्वालिफाइड होने से कोई नहीं रोक सकता। जिनका भी 25 से कम आया है उनको भी दिक्कत नहीं लेना है, वो भी लगे रहें। सारे प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट देखिए, सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए, प्रीवियस पेपर सॉल्व कीजिए, आपके स्कोर भी 25 प्लस होगा। आप भी क्वालिफाइड करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे और राष्ट्र हित में शिक्षा का योगदान करेंगे। तो प्रश्न है, रेडियोधर्मिता से प्रदूषण स्थल के निकट वितरण करने वाले जीव जंतुओं में शिकायत होती क्या होती है? त्वचा हटने की, ट्यूमर की, अंधेपन की या बेहोशी की? अब देखिए ध्यानपूर्वक, प्रश्न हमारा कह रहा है रेडियोधर्मित, जी हाँ, रेडियोधर्मिता से प्रदूषित स्थल जो होते हैं उनके निकट जो वितरण करने वाले जीव जंतु होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा समस्या होती त्वचा हटने की। जीव जंतु जो होते हैं त्वचा, ऊपरी त्वचा उनके हटने लगती, यानी त्वचा की बीमारी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है? स्ट्रोमसिन, यूरेनियम, थोरियम या उपरोक्त सभी? प्रश्न समझ लिया, लेकिन ऑप्शन आपका साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, साइंस वाले नाम दिए गए हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जिस रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है वह रेडियो हमारा कहलाता है स्ट्रोंसियम। क्या होगा? स्ट्रोंसियम रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है। और अगला प्रश्न है, यूरेनियम खनन के दौरान विकिरण का उदाहरण क्या होता है? धनबाद खदानें, झरिया खदानें, जादूगुड़ा खदानें या कोरापुट खदानें? सभी लोग बताइए। देखिए, यूरेनियम खनन के दौरान विकिरण का जो उदाहरण सबसे है वह कहलाता है जादूगुड़ा खदानें। क्या हो जाएगा? जादूगुड़ा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, PSLV का अर्थ क्या होता है? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, प्रणोदन प्रणाली प्रक्षेपण यान, सार्वजनिक उपग्रह प्रक्षेपण यान या पेलोड सेपरेशन लॉन्च व्हीकल?
तो PSLV का अर्थ पूछा जा रहा है, वह होता है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो का एक विश्व या विश्वसनीय मध्यम भार वहन क्षमता वाला प्रक्षेपण यान। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के जैसे। अगला प्रश्न है सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण हैं? पहाड़ के, खनिज पदार्थ के, जीवाश्म के, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि सोना, पेट्रोलियम, कोयला या किसके उदाहरण कहलाते हैं? ये सारे खनिज पदार्थ के उदाहरण हैं। जिनको भी तैयारी में लगता है कहीं ना कहीं कमजोरी है, अभी हमें और बेस्ट तैयारी करना, तो हमारी टॉपर नोट्स ले सकते हैं। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए केवल आपको व्हाट्सएप करना है 9630689598। इसमें आपको व्हाट्सएप कर देना है, टॉपर नोट्स का पूरा डिटेल मिल जाएगा, कैसे आपको प्राप्त होगा, क्या सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये इसमें आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को जो है लगभग 20% और जो क्या करेगा, बढ़ा देगा। आपकी जो कमजोरी है, कहीं ना कहीं वीकनेस है, वो 20% आपको कमजोरी को हटा के 20% ज्ञान में वृद्धि कर देगी। तो सोना, पेट्रोलियम, कोयला हमारे क्या है, खनिज पदार्थ कहलाते हैं, जो हमें खनन से प्राप्त होते हैं, धरातल से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है प्रदूषण के किस स्रोत से समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु होती है? तैली, वहित मल, औद्योगिक अपशिष्ट या रेडियो सक्रिय पदार्थ। अब आप लोग देखते हैं कि चिड़ियों की चहचहाट बहुत कम हो चुकी है, सुबह उठते हैं तो चिड़ियों का पता ही नहीं चलता। शहर की तो बात छोड़ो, गाँव में भी नहीं हो रहा है। तो प्रदूषण के जिस स्रोत से समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक जो मृत्यु हो रही है, वह कहलाता है हमारा तैलीय प्रदूषण, क्योंकि समुद्र में अब तैलीय प्रदूषण हो गया, जिससे समुद्र में रहने वाली चिड़ियाँ हैं वो अत्यधिक उनके मृत्यु का कारण बन रही, तैलीय प्रदूषण। अगला प्रश्न है समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को क्या कहते हैं? ऑयल कवर, ऑयल नेट, ऑयल क्लिक या ऑयल फ्लोर। तो समुद्री सतह पर जो तेल का फैलाव धीरे धीरे हो रहा है उसे ऑयल क्लिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑयल क्लिक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बॉम्बे हाई, दीव, दमन, अलियावट। सभी लोग बताइएगा। अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र, तो भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र एक ही है, वो भी क्योंकि प्रमुख पूछा जा रहा है इसलिए वह हमारा कहलाता बॉम्बे हाई। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर किसी भी शिक्षक बंधुओं को, अध्यापक अध्यापिकाओं को दिक्कत है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, शिक्षक बनते हैं, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं। आप भी कक्षा का एक बालक विद्यार्थी खड़ा होता है और आपसे प्रश्न करता है कि सर, निरंतर होने वाले सामान्य शोर को, दुष्प्रभावों को, कारण को क्या कहते हैं? मीठा जहर, धीमा जहर, तीव्र जहर, स्थायी जहर। क्योंकि चौथी और पाँचवीं का बच्चा इतना समझने लगता है, 4th और 5th क्लास का स्टूडेंट। तो निरंतर होने वाले समान शोर को, दुष्प्रभावों को, कारण को क्या कहा जाता है? उसे धीमा जहर कहते हैं। क्या वह एक धीमा जहर होता है जो धीरे धीरे वह फैल रहा होता है। अगला प्रश्न है किसी परिस्थिति तंत्र में उपस्थित अजैविक की मात्रा क्या कहलाती है? सफेंद्रण, स्थायी अवस्था, निर्जीव अवस्था, इनमें से कोई। तो उपस्थित अजैविक, यहाँ पे जैविक नहीं दिया गया है, ये चीज़ आपको समझना है, गलती हमेशा होती है इसमें। तो आपको यहाँ क्या है? अजैविक दिया गया है, ठीक है। तो अजैविक, उपस्थित अजैविकी मात्रा क्या कहलाती है? किसी परिस्थिति तंत्र। तो किसी परिस्थिति तंत्र में अजैविक मात्रा पूछा गया है तो अजैविक मात्रा मतलब निर्जीव। अजैविक का संबंध किससे है? निर्जीव शब्द से है। तो अजैविक की मात्रा निर्जीव अवस्था कहलाती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इस क्लास का 30वां प्रश्न, इस प्रैक्टिस का 30वां प्रश्न कि मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। सभी लोग बताइएगा, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है? सभी लोग बताइएगा। इस बार MPG के टॉपिक ऐसा हो सकता है जहां से काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार अंतरिक्ष इसरो लिया गया, तो अंतरिक्ष इसरो लिया जाएगा, स्पोर्ट्स सब लिया जाएगा, और ये आपका टॉपिक है GK, क्योंकि यही टफ है। GK GS पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक दिन में तो पेपर होना नहीं है, पेपर काफ़ी लंबे होंगे, चलेंगे, ठीक है, 15 से 20 दिन चलेंगे। अभी आएगा कितने फार्म हैं, किसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग पेपर चलने वाले।
तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए और सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया। और सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी पक्की कीजिए। मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट पर। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।